नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। रेलवे के निजीकरण की केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों ने जन जागरण के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली और इस दौरान रेलवे कर्मचारियों ने कॉलोनियों में जाकर लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें सरकार की नीतियों से अवगत कराया। रेलवे कर्मचारियों की माने तो 14 से 19 सितंबर तक जन जागरण सप्ताह रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में वो सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। कर्मचारियों की माने तो 150 रेलगाड़ियों को निजी कंपनियों के द्वारा संचालित किए जाने के लिए सरकार ने परमिशन दिया है, जिसमें 100 से अधिक महत्वपूर्ण और बड़े रेलवे स्टेशन को निजी हाथों में देने की बात कही गई है, जो रेलवे कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह है। मसला देखिए यह है कि सरकार की, जैसा हमारे मंडल मंत्री जी ने बताया, सरकार की नीतियों का विरोध। हमारे मांगे, ऐसा नहीं कि हमारी मांगे आप लोगों के माध्यम से ये पहुंच नहीं रही है भारत सरकार तक। हम भारत सरकार से सीधा टकराव न करके अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को वहां पहुंचाने का काम करते हैं। एक एक व्यक्ति मसाल के रूप में जलते हुए ये बात जो है भारत सरकार, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज जो है एआरएफ के आह्वान पर 14 तारीख से 19 तारीख तक पूरे देश में हर डिवीज़न, जोन, ब्रांचेज पर हर तरह के अपने कार्यक्रम करके भारत सरकार को ये जो 30 और 55 की जो छटनी का भारत सरकार का कुचक्र है कर्मचारियों को हटाने का, उसके विरोध में और निजीकरण के विरोध में, पोस्टों को सिलेंडर करने के विरोध में ये हमारी आज के डेट में मोटरसाइकिल रैली है। रेलवे कॉलोनियों में घूमते हुए और फिर डीआरएम ऑफिस के नज़दीक आम सभा है, आधे घंटे का अपना विरोध हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और कचहरी परिसर में बम रखे जाने की सूचना के बाद मंगलवार को पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में बम डिस्पोजल दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिसकर्मियों ने पूरे कचहरी परिसर की चेकिंग की और इस दौरान फोन करने वाला व्यक्ति पुलिस को इधर से उधर घुमाता रहा। पूरे कचहरी परिसर की तलाश करने के बाद कोई भी बम नहीं मिला। पुलिस ने भ्रामक सूचना देने वाले शिवपुर के युवक को पकड़ लिया है और केस दर्ज करने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार एक मोबाइल नंबर से किसी व्यक्ति ने कचहरी परिसर में बम रखे जाने की सूचना दी थी। सूचना के बाद तत्काल पुलिस को अवगत कराया गया। इसके बाद बम डिस्पोजल दस्ता, फायर ब्रिगेड, पीएसी मौके पर पहुंची। इस दौरान जब फोन करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने संपर्क किया तो वो बार बार गलत सूचना देता रहा। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस कचहरी के चप्पे चप्पे की तलाशी करती रही, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। एकाएक कचहरी परिसर में चेकिंग होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग दहशत में रहे। जिस मोबाइल नंबर से कचहरी में बम रखे जाने की भ्रामक सूचना दी गई थी, वो नंबर किसका है और कहां से सूचना दी गई, इस बारे में जानकारी जुटाना पुलिस ने शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो फोन करने वाला व्यक्ति शिवपुर का रहने वाला है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। उसे पूछताछ की जा रही है। संवेदनशील मामले में इस तरह की भ्रामक सूचना देने वाले व्यक्ति पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुट गई है। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयनगरम मार्केट स्थित शिव शक्ति गेस्ट हाउस पर प्रशासन के आदेश पर पर्यटन विभाग ने कार्रवाई की। पेइंग गेस्ट हाउस का लाइसेंस रद्द होने के बाद भी संचालित किया जा रहा था, जिसके तहत पर्यटन विभाग द्वारा क्षेत्राधिकारी संघ संज्ञान लेते हुए गेस्ट हाउस का संचालन बंद करते हुए उसका बोर्ड उतार दिया गया और मालिक को सख्त हिदायत दी गई। इस कार्रवाई के संबंध में पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने बताया कि अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल के आदेश से 12 जुलाई को इस गेस्ट हाउस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसके बाद भी शिकायत मिली कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी इसका संचालन किया जा रहा था, जो इस पर डीएम के आदेश पर क्षेत्राधिकारी और पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त टीम बनाकर गेस्ट हाउस का संचालन पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। पर्यटन अधिकारी ने बताया कि पूर्व में गेस्ट हाउस में कुछ गलत गतिविधियों की भी शिकायत आ रही थी, जिसके बाद महिला अधिकारी ने गेस्ट हाउस की जाँच की थी, जिसमें आरोप सही पाए गए थे। इसके बाद एडीएम ने
के निर्देश पर गेस्ट हाउस का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। गेस्ट हाउस पर कार्रवाई करते हुए पर्यटन विभाग द्वारा वहां से बोर्ड और बैनर हटा दिया गया था। कार्रवाई के दौरान गेस्ट हाउस की मालिक और वहां रहने वाली महिला ने काफी हंगामा भी किया था, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा समझाया गया। जी, होटल नहीं सील हुआ है। ये पूर्व में पीजी में रजिस्टर एक शिव शक्ति पेइंग गेस्ट हाउस था, जो कि अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल के 5 जुलाई 2019 के आदेश से के क्रम में 12 जुलाई 2019 को पर्यटन विभाग द्वारा इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। जांच कराई गई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए थे। फिर भी शायद ये चल रहा था, तो इस पर एडीएम प्रोटोकॉल साहब ने फिर 31 अगस्त को एक आदेश दिया था, जिसमें टीम बनाई थी। क्षेत्राधिकारी और ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म दोनों लोग को की ओर से संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। तो टीम बना ली गई थी, जिसमें कि यहाँ के पर्यटन सूचना अधिकारी और टूरिस्ट पुलिस के लोग थे और पुलिस विभाग की ओर से एसओसी थे। वो मौके पर उस टीम ने जा करके जो भी संचालन हो रहा था पीजी का, चूँकि लाइसेंस कैंसिल हो चुका तो उसका संचालन अवैध था, तो उसको बंद करा दिया गया है कि वहाँ पे अपना उसको जो भी गतिविधि है पीजी की वो ना करें, निरस्त हो चुका है। और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठी बरसाई गई। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने 45 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल ने कचहरी स्थित कलेक्टर परिसर में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, हम उन्हीं के रिहाई के लिए यहां पर आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है, वहीं उसके विपरीत अगर हम लोग जनता की आवाज बनकर कोई रैली करना चाहें तो प्रशासन की तरफ से सिर्फ 5 लोगों का हवाला देकर उसे रोक दिया जाता है। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं, कचहरी आए हैं। जो हमारे नौजवान साथी कल सरकार के अत्याचार के शिकार हो गए, वो नौजवानों के लिए मांग करने के लिए बुलंद आवाज़ अपनी नौजवानों तक सरकार के यहाँ पहुँचाना चाह रहे थे। सरकार ने लाठीचार्ज किया, पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करके उनको बंद किया। तो उसी के उसमें हम लोग आए थे कि भाई लीगल वे में उनकी बेल कराने के लिए, इसीलिए कचहरी आए थे। इतनी संख्या है तो कचहरी है, इतनी संख्या क्या, आप लोग तो यार ने बस क्या कहें। इस समय तो अब मीडिया के बारे में तो कहना नहीं, भगवान मीडिया का मालिक है। और ऐसे जो पूछ रहे हैं, कचहरी में हमारे साथ सब लोग आए, हमारे साथ जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, भूतपूर्व, अब सबका जिम्मा मेरे ऊपर। वाराणसी में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के सदस्यों ने कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई का विरोध किया और इस दौरान परिषद के सदस्यों ने कहा कि कंगना रनौत क्षत्रिय कुल की बेटी है, उनके खिलाफ शिवसेना कार्रवाई घृणित कृत्य है। इस दौरान परिषद के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। पवन देव वंशी का कहना है कि देश की बेटी कंगना रनौत किस जुर्म की सजा भुगत रही है। देश का बच्चा बच्चा जानना चाहता है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर हत्या का संदेश व्यक्त करने के लिए है, तो केवल कल रात को ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न अंचलों में रहने वाले अधिकांश लोगों में है। कंगना ने सिर्फ संदेह के प्रति अभिव्यक्ति करते हुए न्याय हेतु अपनी आवाज उठाई, जिसे सांसद संजय राउत सहित शिवसेना सरकार ने दबाने का घृणित कार्य किया है। ये घृणित कार्य यहां तक कि पाली हिल स्थित कंगना के कार्यालय को भी ध्वस्त कर करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई गई। इसी संबंध में हम लोग राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपने जा रहे हैं। जिस प्रकार लॉकडाउन के दौरान भी महाराष्ट्र में पालघर संतों की हत्या हुई, हम लोगों ने विरोध करना चाहा, लेकिन कोरोना काल की वजह से सरकार के नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने कोई विरोध सार्वजनिक तौर पे नहीं किया। लेकिन आज जब पानी सर से ऊपर जाने लगा है, महिला सम्मान के खिलाफ, कंगना रनावत जी के खिलाफ जिस प्रकार उद्धव की कायर सेना ने महाराष्ट्र में बदले की भावना से उनके दफ्तर को 48 करोड़ के दफ्तर को तोड़ दिया गया, बिना परमिशन के तोड़ दिया गया, बिना परमिशन, जिसपे कि हाई कोर्ट का आदेश भी था कि आप 28 सितंबर तक कोई तोड़फोड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने अपने सरकार का गलत उपयोग करते हुए उनके मकान को क्षतिग्रस्त करा दिया और तथा संजय राउत ने उनके खिलाफ, नारी अस्मिता के खिलाफ हराम खोर जैसे अमर्यादित, अशोभनीय टिप्पणी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जो कि गलत है। यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं, सबके घर में माताएं हैं, बहनें हैं और बेटियां हैं, जो कि एक नारी शक्ति का परिरूप है। और नारी अस्मिता के लिए जब बात आती है तो देश ही नहीं, पूरा समाज नहीं, पूरा विश्व एक मंच पे आ जाता है।
बीजेपी स्वच्छता प्रकल्प काशी के क्षेत्र संयोजक अनूप जायसवाल के नेतृत्व में पांडेपुर स्थित मानसिक चिकित्सालय पर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे राज्य में हुए घटनाक्रम को देखते हुए उनका प्रतीकात्मक इलाज किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बिजली के झटके और टैबलेट इंजेक्शन चेकअप के पश्चात उनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रांची के लिए भी रेफर कर दिया गया। कार्यक्रम के लोगों ने उद्धव ठाकरे संजय राउत के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संजय राउत ने जिस तरह से मदन शर्मा की शिवसेना के लोगों द्वारा पिटाई को स्वाभाविक प्रक्रिया कहा है, महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिनों में उन्हें अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से अवगत करा देगी। महाराष्ट्र में जिस तरह से अभिनेत्री का ऑफिस तोड़ा गया, पत्रकारों की गिरफ्तारी की गई, ये बताता है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया है। हम सब केंद्र सरकार से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। हमारे रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा जी के ऊपर जिस तरह से शिवसेना के लोगों ने गुंडागर्दी से हमला किया, सिर्फ एक कार्टून फॉरवर्ड करने पर, और जबकि शिवसेना भूल गई है कि उसी कार्टून के बदौलत बाला साहब ठाकरे को आज देश जानता है एक कार्टूनिस्ट होने के नाते। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है इस देश में। अगर कार्टूनिस्ट एक तरह का पत्रकार होता है, शिवसेना महाराष्ट्र में हर तरह के लोकतंत्र की हत्या करी है, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे सैनिक कर्मी हो, सबके ऊपर हमला करके उन्होंने जता दिया है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र मर चुका है। वो चाहे जैसे गुंडागर्दी जिसके साथ कर सकते हैं। आज हम सब यहाँ उनका मानसिक इलाज करके उनका इलाज करने की कोशिश किए हैं वाराणसी के इस मानसिक चिकित्सालय पर, लेकिन वो मानसिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा गंभीर है, वेरी क्रिटिकल है, और आज उनको हम सब ने रांची के लिए रेफर कर दिया है क्योंकि उनका इलाज रांची में ही हो सकता है। इस देश में रांची उनके इलाज के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था कर देगा। और वाराणसी में महिलाओं ने महाराष्ट्र के पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के खिलाफ मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान महिलाओं ने उद्धव ठाकरे के पोस्टर पर कालीख पोतकर अपना विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि जो सरकार अपने पूर्व सैनिकों की रक्षा नहीं कर सकती, वो जनता की रक्षा क्या करेगी। महिलाओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। महाराष्ट्र में अंधेर नगरी हो गई है, जनता ने जिसे सरकार में बिठाया है उसी के साथ अत्याचार हो रहा है। महाराष्ट्र में जो भी गुंडागर्दी चल रही है, अंधेर नगरी बन के रखी है। जनता ने जिसको सरकार को बैठाया जनता के हित के लिए, महाराष्ट्र में हर कदम पे हमें दिख रहा है कि जनता के साथ ही अत्याचार हो रहा है। जब पूर्व सैनिक, नौसेना के अधिकारी और वरिष्ठ नागरिकों की जान माल को इतनी हानि और क्षति पहुंच सकती है, कंगना रनावत की केवल ट्वीट के माध्यम से एक महिला के सम्मान के भी अधिकार को इतना क्षति पहुंचाया जा रहा है, तो हमारी आम जनता कब तक सुरक्षित रहेगी। कल महाराष्ट्र में आज हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, बंगाल, पूरा देश ये अंधेर नगरी हो जाएगी। अगर लोकतंत्र की जनता है और जनता ने शासन और सत्ते पे बैठाया है, तो हर सत्ताधारी को, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या कहीं भी, ये समझना चाहिए कि हमें जनता की सुरक्षा का सर्वप्रथम ध्यान देनी है। आज हम लोगों ने ये इसलिए किया कि महाराष्ट्र सरकार जो है, ये उद्धव ठाकरे जी जो है कि मतलब हमारे पूर्व नौसेना सैनिक जो है मदन शर्मा जी के ऊपर प्राणघातक हमला किया, और ये एक समझिए कि माननीय जो है कि ये अपराध है कि एक एजेड सीनियर सिटीजन व्यक्ति के ऊपर जो है इस तरीके से बर्बरता करना और उसको जो है कि बुला करके और उसको जो है मारना, काफ़ी मतलब 10-15 लोगों की संख्या में लेकर के, इसीलिए हम लोगों ने आज ये विरोध यहाँ पे प्रकट किया। वाराणसी में नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटरों का बहिष्कार कर मार्च से सितंबर तक का बिजली बिल माफ करने का मांग की है। इस दौरान गुदोलिया चौराहे स्थित शहीद उधम सिंह की प्रतिमा के पास कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभात वर्मा के नेतृत्व में एक बैठक हुई। इस अवसर पर वर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण जनता की आमदनी बिल्कुल खत्म हो गई है। जनता खाने पीने के सामान के लिए तरस रही है। ऐसे में सरकार को जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन सरकार जनता से बिजली बिल वसूल रही है। बिजली बिल को माफ किया जाना चाहिए। आज हम लोगों ने स्मार्ट मीटर का बहिष्कार किया है। स्मार्ट मीटर के नाम में प्रदेश सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। जिस समय कोरोना काल में जनता को जो है खाने पीने के लिए तरस रही है, उस जगह पर सरकार जो है जनता को पूरी तरह लूटने का पूरा व्यवस्था बना कर रखी हुई है। ये स्मार्ट मीटर जब से चेंज किया गया है, पहले बिजली बिल 400-500 जिसका आता था, आज उसका बिजली बिल 1000-1200-1500। आज कोरोना को लेकर पूरा विश्व वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। हर किसी को उम्मीद है कि जल्द वैक्सीन आएगी और इस महामारी से निजात मिलेगा, लेकिन अब तक कोई दवा न बनने के बाद भी इस वैश्विक महामारी को कंट्रोल करने में आयुर्वेद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म और विकिपीडिया पर आयुर्वेद को लेकर इंग्लिश में लिखी गई जानकारी लोगों को भ्रमित कर रही है। यही वजह है कि वाराणसी के आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर वैद्य आनंद पांडे ने विकिपीडिया के इस गलती को सुधारने की मुहिम छेड़ रखी है। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही आयुष मंत्रालय और पीएमओ से भी की शिकायत की है।
लड़ाई अगर देखी जाए तो हमारे आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और वो गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। हमने देखा कि विकिपीडिया जो एक पेज होता है सर्च इंजन के तहत हर चीज़ों को वो बताता है, तो विकिपीडिया का जो अंग्रेजी भाषा में जो लिखा हुआ हमारा आयुर्वेद के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत गलत और आपत्तिजनक उसमें। वाराणसी के शिवपुर मोचरी हाउस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मोचरी में जाने वाले रास्ते कीचड़ और पानी से भरे पड़े हैं और मोचरी में रखरखाव की हालत इतनी बदतर है कि बर्फ से निकलने वाले पानी को स्टोर करने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। कर्मचारियों ने बताया कि मोचरी में लाशों के रखरखाव के लिए कोई भी मोचरी वर्तमान समय में मानक के अनुरूप नहीं है। तमाम आला अधिकारियों के आने जाने के बावजूद भी हालत बद से बदतर होते हुए है। इसे देखकर लगता है कि काशी में अब मुर्दों पर भी आफत आ चुकी है। अक्सर हम और आप खबरों में सुनते और पढ़ते हैं कि दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया, हमारे जवानों को शहीद कर दिया। अब धोखे से वार करने वाले जवानों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसके लिए काशी की बेटी और अशोका इंस्टीट्यूट की छात्रा अंजलि ने रोबो हेलमेट तैयार किया है, जो पीछे से हमले की ताक में बैठे दुश्मनों से जवान को अलर्ट करेगी और उन धोखेबाजों को खत्म करने में अहम योगदान देगी। मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है। मैंने एक रोबो हेलमेट तैयार किया है हमारे देश के जवानों की सुरक्षा के लिए। इस रोबो हेलमेट की खासियत ये है कि ये हमारी दोनों तरफ से फायरिंग करता है। कभी भी हमारे जवान को अगर पीछे कोई दुश्मन अगर उन पर अटैक करता है तो पीछे एक सेंसर के जरिए उनको एक सूचना मिल जाएगी कि उनके पीछे कोई उनका दुश्मन है, तो वो अपने एक रिमोट की मदद से पीछे भी फायरिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अगर हमारे जवान घायल हो जाते हैं और वो इस अवस्था में नहीं रहते हैं कि वो खुद फायरिंग और लड़ सकें आगे, तो ये हमारा हेलमेट रोबोट का काम करेगा और खुद जाके दुश्मनों को मारेगा। और इस रोबोट को बनाने में मुझे कुछ 2 महीने का समय लगा है। इस रोबोट की कीमत कुछ 8 से 10 हज़ार के बीच में आई है। और वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।